हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। इस पाठ से आपके पास एक सेशन पहुंच गया है। मैंने पहले भी बता दिया था कि इसका 2 सेशन आपके पास भेजूंगा। पहला सेशन पहुंच गया है, दूसरा ये सेशन आपके पास पहुंच रहा है, संगठन की संरचना। तो चलिए इसका दूसरा पाठ हम चालू करते हैं। दूसरा पाठ का पहला प्रश्न है। ध्यानपूर्वक पहले प्रश्न को समझेंगे, फिर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है। तो वित्त मंत्रालय का विभाग क्या नहीं है? आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग या वित्त आयोग। प्रश्न नंबर 64 का उत्तर देने का प्रयास करें। वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है। आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग या वित्त आयोग। प्रश्न नंबर 64 का उत्तर देने का प्रयास करें। और सेशन चालू हो गया है। ऐसा शेयर कर दें लोगों को, अपने दोस्तों को। और ये आपका ज़्यादा प्रश्नों वाले सेशन आपके सामने हैं। रिवीजन क्लास जब चलाएंगे तो उसमें हम विधिवत व्याख्या करके समझाएंगे। अभी मेरा उद्देश्य है कि आपको अधिक से अधिक प्रश्नों से अवगत कराएं। तो प्रश्न नंबर 64, वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है। तो वित्त मंत्रालय का विभाग कौन सा नहीं है? वित्त आयोग। प्रश्न नंबर 64 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। गृह मंत्रालय के अंतर्गत कितने विभाग हैं? गृह मंत्रालय के अंतर्गत कितने विभाग हैं? 1, 2, 4 या 5? चलिए भाई, उत्तर देने का प्रयास करें। गृह मंत्रालय के अंतर्गत कितने विभाग हैं? 1 हैं, 2 हैं, 4 हैं या 5? उत्तर देने का प्रयास करें। तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कितने विभाग हैं? 4 विभाग हैं। गृह मंत्रालय के अंतर्गत 4 विभाग हैं। प्रश्न नंबर 65 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 66, गृह मंत्रालय का विभाग नहीं है। गृह मंत्रालय का विभाग नहीं है। कौन सा विभाग नहीं है? ये गृह विभाग नहीं है, या राजभाषा विभाग नहीं है, या आंतरिक सुरक्षा विभाग नहीं है, या कला विभाग नहीं है। प्रश्न नंबर 66 का उत्तर देने का प्रयास करें। गृह मंत्रालय का कौन सा विभाग नहीं है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत गृह विभाग भी आता है, राजभाषा विभाग भी आता है, आंतरिक सुरक्षा विभाग भी आता है। क्या नहीं आता है? कला विभाग। आपसे पूछा गया है, विभाग नहीं है। तो प्रश्न नंबर 66 का ऑप्शन द सही होगा। गृह मंत्रालय का विभाग नहीं है, कला विभाग। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत कितने विभाग हैं? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत कितने विभाग हैं? 5 विभाग हैं, या 4 विभाग हैं, या 3 विभाग हैं, या 2 विभाग हैं? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत
कितने विभाग हैं? 5, 4, 3, 2। प्रश्न नंबर 67 का उत्तर देने का प्रयास करें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत 4 विभाग हैं भाई। प्रश्न नंबर 66 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कितने विभाग हैं? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कितने विभाग हैं? 1 विभाग या 3 विभाग या 4 विभाग या 5 विभाग? चलिए भाई प्रश्न नंबर 68 का उत्तर करने का प्रयास करें। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कितने विभाग हैं? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत 1 विभाग है भाई। प्रश्न नंबर 68 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गृह मंत्रालय का पुनर्गठन कब किया गया? गृह मंत्रालय का पुनर्गठन कब किया गया? तो 1965 में किया गया या 1975 में या 1985 में या 1991 में? गृह मंत्रालय का पुनर्गठन कब किया गया? 1965 में, 1975 में, 1985 में या 1991 में? तो गृह मंत्रालय का पुनर्गठन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के समय किया गया था। अब आप उत्तर समझ गए होंगे। 1985 में। प्रश्न नंबर 69 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 69 का ऑप्शन सा 1985। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गृह मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय हैं। गृह मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से कार्यालय हैं भाई। ऑप्शन आ देखें। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद है क्या? या राष्ट्रीय अग्नि सेवा महाविद्यालय नागपुर है क्या? या राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय नागपुर या उपयुक्त सभी? चलिए भाई गृह मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय के नामों को देखिए, पढ़िए, समझिए, उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 70 गृह मंत्रालय के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद है। राष्ट्रीय अग्नि सेवा महाविद्यालय नागपुर है इसके अधीनस्थ कार्यालय। राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय नागपुर अधीनस्थ कार्यालय है। तो ये जब तीनों हैं तो आपका उत्तर क्या सही होगा? उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 70 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 71 रक्षा विभाग का नाम रक्षा मंत्रालय कब किया गया? रक्षा विभाग का नाम रक्षा मंत्रालय कब किया गया? 1947 में किया गया या 1950 में या 1952 में या 1962 में?
प्रश्न नंबर 71 का उत्तर दे भाई। रक्षा विभाग का नाम रक्षा मंत्रालय कब किया गया? 1971 का उत्तर देने का प्रयास करें। रक्षा मंत्रालय नाम कब किया गया? तो रक्षा विभाग का नाम रक्षा मंत्रालय 1947 में किया गया। प्रश्न नंबर 71 का ऑप्शन ड आपका सही उत्तर होगा, 1947 में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सेना अध्यक्षों की समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सेना अध्यक्षों की समिति का अध्यक्ष कौन होता है? चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। उत्तर देते रहे भाई। सेना अध्यक्षों की समिति का अध्यक्ष रक्षा सचिव होता है, या रक्षा मंत्री, या समिति का वरिष्ठ सदस्य, या थल सेना अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 72 को उत्तर देने का प्रयास करें। सेना अध्यक्षों की समिति का अध्यक्ष तो ये होता है समिति का वरिष्ठ सदस्य। समिति का वरिष्ठ अध्यक्ष होता है। प्रश्न नंबर 72 का ऑप्शन स आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है भाई? ये खड़गवासला में है, या देहरादून में है, या मद्रास में है, या वेलिंगटन में है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? प्रश्न नंबर 73 का उत्तर करने का प्रयास करें। खड़गवासला, देहरादून, मद्रास, या वेलिंगटन में? प्रश्न नंबर 73 राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला में स्थित है। प्रश्न नंबर 73 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 74 सार्वजनिक रक्षा उपक्रमों से संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी है। सार्वजनिक रक्षा उपक्रमों से संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी है, तो उत्तरदायी रक्षा विभाग है, या रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग है, या रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग है, या रक्षा मंत्रालय है? प्रश्न नंबर 74 का उत्तर करने का प्रयास करें। सार्वजनिक रक्षा उपक्रमों से संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी है, तो क्या उत्तरदायी है? रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग। रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग। प्रश्न नंबर 74 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। चलें अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 75 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड किसके अंतर्गत आता है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड किसके अंतर्गत आता है? आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत, या व्यय विभाग के अंतर्गत, या राजस्व विभाग के अंतर्गत, या उपर्युक्त में से किसी के अंतर्गत नहीं आता? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड किसके अंतर्गत आता है? प्रश्न नंबर 75 का उत्तर करें भाई। ये आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत आता है, या व्यय विभाग, या राजस्व विभाग,
या ऊपर में से किसी के अंतर्गत नहीं आता। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 75 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 76, विभागों के पुनर्गठन विभागों के पुनर्गठन के संबंध में सरकारी यंत्र के पुनर्गठन पर प्रतिवेदन किसने दिया? प्रश्न नंबर 76, फिर से प्रश्न को देख लें। पहले भी बोल चुका हूं, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही ऑप्शन पे जाया करें, फिर ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। विभागों के पुनर्गठन के संबंध में सरकारी यंत्र के पुनर्गठन पर प्रतिवेदन किसने दिया? तो अशोक चंदा ने दिया, या गोपाल स्वामी आयंगर ने दिया, या टी.एन. चतुर्वेदी ने दिया, या डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। प्रश्न नंबर 76 का उत्तर दे भाई। विभागों के पुनर्गठन के संबंध में सरकारी यंत्र के पुनर्गठन पर प्रतिवेदन किसने दिया था? तो दिए थे गोपाल स्वामी आयंगर महोदय। प्रश्न नंबर 76 में ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 77, गृह मंत्रालय का संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालय है। गृह मंत्रालय का संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालय कौन सा है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, या पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो है, या राष्ट्रीय अग्निशमन कॉलेज नागपुर है, या उपर्युक्त सभी हैं। प्रश्न नंबर 77 का उत्तर देने का प्रयास करें और ये सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और उनसे भी रिक्वेस्ट करें कि इस सेशन को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम सेशन को भेजें तो नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाए। तो प्रश्न नंबर 77, गृह मंत्रालय का संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालय कौन से हैं? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है भाई, अधीनस्थ कार्यालय गृह मंत्रालय के अंतर्गत। पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो ये भी है। राष्ट्रीय अग्निशमन कॉलेज नागपुर ये भी है। तो ये तीनों हैं, तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन दा। प्रश्न नंबर 77 का ऑप्शन दा आपका सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 78, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मंसूरी किसका संलग्न कार्यालय है? लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मंसूरी किसका संलग्न कार्यालय है? ये विदेश मंत्रालय के अंतर्गत आता है, या कार्मिक सार्वजनिक शिकायतें तथा पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, या वित्त मंत्रालय के, या गृह मंत्रालय के अंतर्गत? प्रश्न नंबर 78 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 78, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मंसूरी किसका संलग्न कार्यालय है? उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। तो ये संलग्न कार्यालय है कार्मिक सार्वजनिक शिकायतें तथा पेंशन मंत्रालय के।
कार्मिक शिकायत सार्वजनिक शिकायतें तथा पेंशन मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है। प्रश्न नंबर 78 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 79, निम्न में से किस मंत्रालय के विभाग नहीं हैं? निम्न में से किस मंत्रालय के विभाग नहीं हैं? ये गृह मंत्रालय के, या वित्त मंत्रालय के, या कृषि मंत्रालय के, या विदेश मंत्रालय के। प्रश्न नंबर 79 का उत्तर देने का प्रयास करें। निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग नहीं है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है, अभी ऊपर के प्रश्नों में आपको बताया गया है। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है, यहाँ पूछ रहा विभाग नहीं है, तो अब आप समझ गए होंगे किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग नहीं है, तो है विदेश मंत्रालय के अंतर्गत विभाग नहीं है। तो यही ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 80, निम्न में से किस मंत्रालय के विभाग नहीं हैं? किस मंत्रालय के विभाग नहीं हैं? प्रश्न नंबर 80, विदेश मंत्रालय के विभाग नहीं, या कपड़ा मंत्रालय के विभाग नहीं, या खान मंत्रालय के विभाग नहीं, या उपरोक्त सभी में विभाग नहीं है। तो प्रश्न नंबर 80 का उत्तर दें। किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग नहीं है? तो विदेश मंत्रालय, या कपड़ा मंत्रालय, या खान मंत्रालय, या उपरोक्त सभी के अंतर्गत नहीं है। तो उपरयुक्त तीनों मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय एवं खान मंत्रालय, तीनों के अंतर्गत विभाग नहीं है। तो प्रश्न नंबर 80 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 81, भारत के विदेश मंत्रालय में कितने विशिष्ट एवं सहायता प्रभाग हैं? भारत के विदेश मंत्रालय में कितने विशिष्ट एवं सहायता प्रभाग हैं? ये 10 हैं, या 12, या 18, या 15। प्रश्न नंबर 81 का उत्तर करें भाई। भारत के विदेश मंत्रालय में कितने विशिष्ट एवं सहायता प्रभाग हैं? 10, 12, 18 या 15। तो ये प्रभाग हैं 18 भाई, 18 प्रभाग हैं। प्रश्न नंबर 81 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वित्त विभाग का नाम वित्त मंत्रालय कब किया गया? वित्त विभाग का नाम वित्त मंत्रालय कब किया गया? प्रश्न नंबर 82 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। ये 1947 में किया गया, या 1950 में, या 1952 में, या 1962 में। प्रश्न नंबर 82 का उत्तर दें। वित्त विभाग का नाम वित्त मंत्रालय कब किया गया? तो अभी आपको हमने बताया था। रक्षा विभाग का नाम रक्षा मंत्रालय कब किया गया था? 1947 में। तो वित्त विभाग का नाम वित्त मंत्रालय कब किया गया? 1947 में। वित्त विभाग और रक्षा विभाग दोनों का नाम बदलकर वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय किया गया था 1947 में। प्रश्न नंबर 82 का ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न नंबर 83, कंपनी कार्य विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कंपनी कार्य विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत है?
ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है, या वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत है, या उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत है, या विधि तथा न्याय मंत्रालय के अंतर्गत है? कंपनी कार्य विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत है भाई? प्रश्न नंबर 83 का उत्तर दें। कंपनी कार्य विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत है? प्रश्न नंबर 83 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो कंपनी कार्य विभाग विधि तथा न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता है भाई। विधि तथा न्याय मंत्रालय के अंतर्गत प्रश्न नंबर 83 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आर्थिक कार्य विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आर्थिक कार्य विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत, या वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत, या गृह मंत्रालय के अंतर्गत, या वित्त मंत्रालय के अंतर्गत? प्रश्न नंबर 84 का उत्तर दे भाई। आर्थिक कार्य विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, या वित्त मंत्रालय? प्रश्न नंबर 84 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय के, आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 84 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 85 सूत्र गतिविधियां ये हैं। सूत्र गतिविधियां वह हैं जिनका संबंध संगठन के उद्देश्यों को प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त करना होता है, या जिनका संबंध संगठन के प्रमुख कार्यों को प्राप्त करने में सहायता पहुंचाता है, या जो कि मुख्य निष्पादक को सलाह देने का कार्य करती हैं, या जो कि स्टाफ को सहायता देती हैं। सूत्र गतिविधियां का क्या काम है? सूत्र गतिविधियां वह हैं जिनका संबंध संगठन के उद्देश्यों को प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त करना होता है, या जिनका संबंध संगठन के प्रमुख कार्यों को प्राप्त करने में सहायता पहुंचाना है, या जो कि मुख्य निष्पादक को सलाह देने का कार्य करती हैं, या जो कि स्टाफ को सहायता देती हैं। तो प्रश्न नंबर 85 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 85 तो सूत्र गतिविधियां वह हैं जिनका संबंध संगठन के उद्देश्यों को प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त करना होता है। प्रश्न नंबर 85 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 85 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 86 निम्नांकित में से कौन सा स्टाफ का उदाहरण है? निम्नांकित में से कौन सा स्टाफ का उदाहरण है? वाणिज्य विभाग है, या डाक विभाग है, या संघ लोक सेवा आयोग है, या परिवार कल्याण विभाग है? प्रश्न नंबर 86 का उत्तर दे भाई। निम्नांकित चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन स्टाफ का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो स्टाफ का उदाहरण है संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग स्टाफ का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 86 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 87
लूथर गुलिक का विभागीयवाद का सिद्धांत 4P पर आधारित है, जिसका मतलब है, तो आपको बताना है लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित 4P, जिसका क्या मतलब है, 4P का मतलब क्या है, ये आपको बताना है। तो चलिए ऑप्शन को भी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। 4P सिद्धांत लूथर गुलिक का है। अब इसका मतलब क्या होता है 4P का, ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तब उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 87 का ऑप्शन ध्यानपूर्वक पढ़ें भाई। पर्पस, प्रोसेस, प्रोग्राम्स, पर्सन्स। तो देखिए लूथर गुलिक के 4P के अंतर्गत पर्सन्स आता है, प्रोसेस आता है, पर्पज आता है, प्रोग्राम्स नहीं आता है। समझिए, तो ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। अब आगे चलते हैं। पर्पस, प्रोजेक्ट, प्रोसेस, प्लेस। तो भाई प्लेस भी आता है, प्रोसेस भी आता है, पर्पस भी आता है, प्रोजेक्ट नहीं आता है। यह भी ऑप्शन आपका कट गया। फिर आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट यहीं पे कट गया, प्रोसेस, प्लेस आता है, पीपल कट गया। अब आगे देखते हैं, ये 3 ऑप्शन कट गए। चौथा ऑप्शन देखते हैं। पर्पस, प्रोसेस, पर्सन्स, प्लेस। हाँ, 4P का मतलब है पर्पस, प्रोसेस, पर्सन्स, प्लेस। तो अब आप समझ गए होंगे ऑप्शन द में ये चारों बातें मिल रही हैं। तो प्रश्न नंबर 87 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। लूथर गुलिक द्वारा दिया गया सिद्धांत 4P के अंतर्गत पर्पस, प्रोसेस, पर्सन्स और प्लेस आता है। प्रश्न नंबर 87 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 88। भारत में निम्नांकित मंत्रालय में शीर्ष पर बोर्ड का प्रावधान किया गया है। भारत में निम्नांकित मंत्रालय में शीर्ष पर बोर्ड का प्रावधान किया गया है। तो ये गृह मंत्रालय के शीर्ष पर बोर्ड का प्रावधान है, या विदेश मंत्रालय के शीर्ष पर बोर्ड का प्रावधान है, या रक्षा मंत्रालय के शीर्ष पर बोर्ड का प्रावधान है, या रेल मंत्रालय के अंतर्गत रेल मंत्रालय के शीर्ष पर बोर्ड का प्रावधान है। प्रश्न नंबर 88 का उत्तर दे भाई। भारत में निम्नांकित मंत्रालय में शीर्ष पर बोर्ड का प्रावधान किया गया है, तो वो मंत्रालय कौन सा है? रेल मंत्रालय। रेल मंत्रालय में शीर्ष पर बोर्ड का प्रावधान किया गया है। तो प्रश्न नंबर 88 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा एक लाइन कार के विषय में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लाइन कार के विषय में सही नहीं है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इसके पास संचालन योग्यता होती है, ये सही है। इसके पास संचालन योग्यता होती है। यह विचार और सुविधा प्रदान करती है, नहीं, ये विचार और सुविधा नहीं प्रदान करती है भाई। यह संगठन के उल्लेख निश्चित करती है, ये सही है। इसके पास प्राधिकार होते हैं, ये सही है। आपसे पूछा जा रहा एक लाइन कार के विषय में सही नहीं है, तो सही नहीं है ऑप्शन बी, ऑप्शन बा
निम्नलिखित में से कौन सा एक लाइन कार के विषय में सही नहीं है? यह विचार और सुविधा प्रदान करती है। नहीं भाई, ये विचार और सुविधा प्रदान नहीं करती है। प्रश्न नंबर 89 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यह किनका विचार है कि समिति ऐसे निगम की तरह होती है जिसमें ना तो साप देने के लिए कोई आत्मा होती है, ना लात मारने के लिए कोई शरीर? प्रश्न नंबर 90 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। यह किनका विचार है कि समिति ऐसे निगम की तरह होती है जिसमें ना तो साप देने के लिए कोई आत्मा होती है और ना लात मारने के लिए शरीर? ये बर्नार्ड एवं साइमन ने कहा है, या मैक्स वेबर एवं एल्टन मियो का विचार है, या फेयोल एवं टेलर का विचार है, या गुलिक एवं उर्विक का विचार है? प्रश्न नंबर 90 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। ये किसका विचार है? ये समिति ऐसे निगम की तरह होती है जिसमें ना तो साप देने के लिए कोई आत्मा होती है, ना लात मारने के लिए शरीर। तो ऐसा विचार देने वाले ऐसा विचार था गुलिक एवं उर्विक का। प्रश्न नंबर 90 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 91 केंद्रीय अर्धसैनिक बल का संचालन एवं नियंत्रण करने वाला मंत्रालय कौन सा है? केंद्रीय अर्धसैनिक बल का संचालन एवं नियंत्रण करने वाला मंत्रालय कौन सा है? गृह मंत्रालय है, या रक्षा मंत्रालय है, या विधि तथा न्याय मंत्रालय है, या कल्याण मंत्रालय है? प्रश्न नंबर 91 का उत्तर देने का प्रयास करें। केंद्रीय अर्धसैनिक बल का संचालन एवं नियंत्रण करने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो इस मंत्रालय का नाम है गृह मंत्रालय। प्रश्न नंबर 91 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 92 गृह मंत्रालय का कौन सा विभाग केंद्र राज्य संबंध से जुड़े मामले देखता है? गृह मंत्रालय का कौन सा विभाग केंद्र राज्य संबंध से जुड़े मामले देखता है? ये आंतरिक सुरक्षा विभाग है, या राजभाषा विभाग है, या गृह विभाग है, या राज्य विभाग है? प्रश्न नंबर 92 का उत्तर करें भाई। गृह मंत्रालय का कौन सा विभाग केंद्र राज्य संबंध से जुड़े मामले देखता है? तो उस विभाग का नाम क्या है भाई? उस विभाग का नाम है राज्य विभाग। राज्य विभाग केंद्र राज्य संबंध से जुड़े मामले देखता है। प्रश्न नंबर 92 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं इसमें कथन एवं कारण से संबंधी ये वक्तव्य है। तो इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही उत्तर हो सकता है। वित्त मंत्रालय, और इसको छोटा करने का प्रयास करते हैं। चलिए भाई, 3 ऑप्शन आ गए हैं। कथन वित्त मंत्रालय आप वित्त पर नियंत्रण करने वाला केंद्रीय उपकरण नहीं रह गया है। क्या बोला जा रहा? वित्त मंत्रालय
अब वित्त पर नियंत्रण करने वाला केंद्रीय मंत्रालय नहीं रह गया है। फिर आर क्या कह रहा, प्रशासनिक मंत्रालय अपने अपने विकास कार्यक्रमों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए वित्त मंत्रालय से वित्तीय शक्तियों के अधिक प्रत्यायोजन की मांग करते हैं। तो प्रश्न नंबर 93 में आपको देखना है कथन और कारण के संदर्भ में। तो आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दें, कथन वित्त मंत्रालय अब वित्त पर नियंत्रण करने वाला केंद्रीय उपकरण नहीं रह गया है, ये तो गलत है और ये गलत है। कारण प्रशासनिक मंत्रालय अपने आप विकास कार्यक्रमों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए वित्त मंत्रालय से वित्तीय शक्तियों के अधिक प्रत्यायोजन की मांग करते हैं। तो इसमें पहला गलत हो गया था। अब ऑप्शन देख लेते हैं, दूसरा सही था, ये दूसरा सही है, पहला गलत है। तो ए आर दोनों सही है, ये गलत हो गया। ए आर दोनों सही, ये गलत है, ए सही, ए तो पहले बता दिया गलत है। तो ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन दा, ऑप्शन दा, ए गलत परंतु आर सही है। तो यही ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पे देखें, फिर से बता देते हैं, इसमें वित्त मंत्रालय आप वित्त पर नियंत्रण करने वाला केंद्रीय उपकरण नहीं रह गया है, ये गलत है। और ऑप्शन दा में आपको बताया गया है कि ये ऑप्शन गलत है, तो बस ऑप्शन दा ही आपका सही उत्तर होगा। ऑप्शन दा आपका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 94, इसमें भी दो वक्तव्य दिए गए हैं। अब इसमें भी कथन और कारण के माध्यम से आपको उत्तर देना है भाई। कथन है, स्टाफ अधिकारी लाइन अधिकारी के समय की रक्षा करता है। स्टाफ अधिकारी लाइन अधिकारी के समय की रक्षा करता है, सही है। स्टाफ अधिकारी मुख्य कार्यपालक का सलाहकार होता है, ये भी सही है। तो कथन की व्याख्या कारण कर रहा है। अब देखते हैं, यहाँ पे आप समझ लें, कथन भी सही, कारण भी सही, कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा, ये आगे चल के देखते हैं। ए और आर दोनों सही है, ऊपर हमने बताया दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर करता है, ये भी आपको बताया। तो आपका उत्तर क्या सही होगा, और ऑप्शन पे नहीं जाने की जरूरत। ए आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर करता है। तो प्रश्न नंबर 94 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। मुख्यालय क्षेत्र संबंध के बारे में सभी अंगुलियां विचार बंध किसका है। मुख्यालय क्षेत्र संबंध के बारे में सभी अंगुलियां विचार बंध किसका है। वुडरो विल्सन का है, या हेनरी फ्योल का, या लूथर गुलिक का, या फ्रेडरिक टेलर का। प्रश्न नंबर 95 का उत्तर दे भाई। मुख्यालय क्षेत्र संबंध के बारे में सभी अंगुलियां विचार बंध किसका है, लूथर गुलिक का। लूथर गुलिक का है। प्रश्न नंबर 95 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 96, यदि प्रधान कार्यालय से आदेश सीधे क्षेत्रीय कार्यालयों और इकाइयों को जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। यदि प्रधान कार्यालय से आदेश सीधे क्षेत्रीय कार्यालयों और इकाइयों को जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। सभी अंगुलियां, या छोटी भुजाएं और लंबी अंगुलियां,
या लंबी भुजाएं और छोटी अंगुलियां, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 96 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। यदि प्रधान कार्यालय से आदेश सीधे क्षेत्रीय कार्यालयों और इकाइयों को जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सभी अंगुलियां। यदि प्रधान कार्यालय से आदेश सीधे क्षेत्रीय कार्यालयों और इकाइयों को जाते हैं तो उसे सभी अंगुलियां कहा जाता है। प्रश्न नंबर 96 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 97, मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय पास पास या एक ही भवन में स्थित हो तो उसे क्या कहा जाता है? मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय पास पास या एक ही भवन में स्थित हो तो उसे क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 97 का उत्तर करने का प्रयास करें। सभी अंगुलियां कहा जाता है, या छोटी भुजाएं, या लंबी अंगुलियां, या लंबी भुजाएं। तो सभी अंगुलियां के बारे में तो अभी आपको बता दिया। केंद्रीय मुख्यालय से अधीनस्थ मुख्यालय या क्षेत्रीय मुख्यालय को जो आदेश दिया जाता है, जो कार्य दिया जाता है, उसको सभी अंगुलियां कहा जाता है। यहाँ से पूछा जा रहा मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय पास पास या एक ही भवन में स्थित हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है छोटी भुजाएं। प्रश्न नंबर 97 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 98, यदि किसी संगठन के प्रादेशिक अथवा भौगोलिक संभाग प्रधान कार्यालय से दूर स्वयं अपने ही क्षेत्र में स्थित होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझेंगे भाई, इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझेंगे। चलिए फिर से, यदि किसी संगठन के प्रादेशिक अथवा भौगोलिक संभाग प्रधान कार्यालय से दूर स्वयं अपने ही क्षेत्र में स्थित होते हैं, कार्यालय से दूर स्वयं अपने ही क्षेत्र में स्थित होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सभी अंगुलियां, छोटी भुजाएं, लंबी अंगुलियां, या लंबी भुजाएं और छोटी अंगुलियां, या लंबी अंगुलियां। तो प्रश्न नंबर 98 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। क्या कहा जाएगा? तो यदि किसी संगठन के प्रादेशिक अथवा भौगोलिक संभाग प्रधान कार्यालय से दूर स्वयं अपने ही क्षेत्र में स्थित होते हैं तो उसे लंबी भुजाएं और छोटी अंगुलियां कहा जाता है। लंबी भुजाएं और छोटी अंगुलियां। प्रश्न नंबर 98 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूत्र लाइन संस्था नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सूत्र लाइन संस्था नहीं है? यह विभाग नहीं है, यह संघ लोक सेवा आयोग नहीं है, यह निगम नहीं है, या लोक उपक्रम नहीं है। प्रश्न नंबर 99 का उत्तर दें भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूत्र लाइन संस्था नहीं है? तो ये सूत्र लाइन संस्था नहीं है, संघ लोक सेवा आयोग। प्रश्न नंबर 99 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 100, सूत्र और मंत्रणा स्टाफ जिसे बोलते हैं
की अवधारणा किस संगठन से ली गई है? सूत्र और मंत्रणा या स्टाफ की अवधारणा किस संगठन से ली गई है? ये पुलिस प्रशासन से ली गई है, या सैन्य प्रशासन से, या वित्तीय प्रशासन से, या विकास प्रशासन से? तो ऐसा इससे मिलता जुलता प्रश्न आपको इसके पहले सेशन में आपको बता चुका हूं। सूत्र और मंत्रणा स्टाफ की अवधारणा सैन्य संगठन से ली गई है भाई। प्रश्न नंबर 100 का ऑप्शन ब आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 101, किस देश की कार्यपालिका संसदीय तथा अध्यक्षीय प्रणालियों के कुछ मौलिक सिद्धांतों के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती है? प्रश्न नंबर 101 समझ लें। किस देश की कार्यपालिका संसदीय तथा अध्यक्षीय प्रणालियों के कुछ मौलिक सिद्धांतों के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती है? यानी आपसे पूछा जा रहा संसदीय और अध्यक्षीय प्रणाली का मिश्रण किस देश की कार्यपालिका में है? तो ये मैक्सिको में है, या रूस में, या स्विट्जरलैंड में, या जापान में? तो प्रश्न नंबर 101 का उत्तर देने का प्रयास करें। किस देश की कार्यपालिका में संसदीय एवं अध्यक्षीय प्रणालियों का मिश्रण है? तो ये है स्विट्जरलैंड में। प्रश्न नंबर 101 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 102 पे आ जाएं। किस देश में स्थानीय कार्यपालिका का एक रूप सिटी मैनेजर पाया जाता है? किस देश में स्थानीय कार्यपालिका का एक रूप सिटी मैनेजर पाया जाता है? ये फ्रांस में पाया जाता है, या जर्मनी में, या इंग्लैंड में, या संयुक्त राज्य अमेरिका में? किस देश में कार्यपालिका का एक रूप सिटी मैनेजर पाया जाता है? तो ये पाया जा रहा कहाँ पे? उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 102, सिटी मैनेजर पाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। प्रश्न नंबर 102 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 103, चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा बतलाया गया कौन सा कार्य कार्यपालिका से संबंधित नहीं है? चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा बतलाया गया कौन सा कार्य कार्यपालिका से संबंधित नहीं है? तो इस संगठन में संप्रेषण प्रणाली को बनाए रखना, ये तो भाई बतलाया गया है चेस्टर बर्नार्ड द्वारा। संगठन में संप्रेषण प्रणाली को बनाए रखना, ये बतलाया गया है। व्यक्तियों से आवश्यक सेवाएं प्राप्त करना, ये भी बतलाया गया है। कार्मिकों का मनोबल बनाए रखना, ये नहीं बतलाया गया है। संगठन के उद्देश्य एवं लक्ष्यों का निर्धारण करना, ये भी बतलाया गया है, यहाँ संबंधित नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे ऑप्शन सा संबंधित नहीं है। तो प्रश्न नंबर 103 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। संबंधित नहीं है, ऑप्शन सा। प्रश्न नंबर 103 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। किस देश में स्थानीय कार्यपालिका का एक रूप वर्गोमास्टर पाया जाता है? किस देश में स्थानीय कार्यपालिका का एक रूप वर्गोमास्टर पाया जाता है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है, या जर्मनी में, या फ्रांस में, या इंग्लैंड में? प्रश्न नंबर 104 का उत्तर दे भाई। किस देश में स्थानीय कार्यपालिका का एक रूप
वर्गोमास्टर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है जर्मनी में भाई। प्रश्न नंबर 104 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 105, स्विट्जरलैंड में मुख्य कार्यपालिका को क्या कहते हैं? स्विट्जरलैंड में मुख्य कार्यपालिका को क्या कहते हैं? प्रेसिडियम या प्रेसिडेंट या संघीय परिषद या राजमुकुट? प्रश्न नंबर 105 का उत्तर देने का प्रयास करें। स्विट्जरलैंड में मुख्य कार्यपालिका को क्या कहते हैं? तो स्विट्जरलैंड में मुख्य कार्यपालिका को भाई संघीय परिषद कहते हैं। प्रश्न नंबर 105 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 106, विभाग की विशेषता नहीं है। विभाग की विशेषता नहीं है। मुख्य कार्यकारी के एकदम नीचे होना ये विशेषता है। मुख्य कार्यकारी के प्रति सीधा जवाबदेह होना ये भी विशेषता है। राजनीतिक हस्तक्षेप की न्यूनता ये विशेषता नहीं है। प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई होना ये विशेषता है। विभाग की विशेषता कौन सी है पहले ये देख लें। मुख्य कार्यकारी के एकदम नीचे होना, मुख्य कार्यकारी के प्रति सीधा जवाबदेह होना, प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई होना ये विभाग की विशेषता है। विशेषता क्या नहीं है? तो राजनीतिक हस्तक्षेप की न्यूनता। प्रश्न नंबर 106 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 107, वह कौन सा मंत्रालय है जिसमें कोई विभाग नहीं है? वह कौन सा मंत्रालय है जिसमें कोई विभाग नहीं है? तो विदेश मंत्रालय या श्रम मंत्रालय या सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय या उपर्युक्त सभी? वह कौन सा मंत्रालय है जिसमें कोई विभाग नहीं है? तो विदेश मंत्रालय में कोई विभाग नहीं है, श्रम मंत्रालय में कोई विभाग नहीं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में कोई विभाग नहीं। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन दा आपका सही उत्तर होगा। वह कौन सा विभाग, वह कौन सा मंत्रालय है जिसमें कोई विभाग नहीं? तो उपरोक्त सभी में कोई विभाग नहीं है भाई। आपका 107 नंबर प्रश्न का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 108 पे आ जाएं। भारत में पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के गठन का आधार क्या है? भारत में पेंशन तथा पेंशन भोगी कल्याण विभाग के गठन का आधार क्या है भाई? प्रश्न नंबर 108 में देख लें, ये उद्देश्य है या प्रक्रिया है या व्यक्ति है या क्षेत्र है? प्रश्न नंबर 108 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 108, भारत में पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के गठन का आधार क्या है? व्यक्ति। प्रश्न नंबर 108 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 109, व्यावसायिक सेवाओं के विकास की दृष्टि से किस आधार पर संगठन का निर्माण उपयोगी रहता है? व्यावसायिक सेवाओं के विकास की दृष्टि से किस आधार पर संगठन का निर्माण उपयोगी रहता है? या उद्देश्य है आधार, या प्रक्रिया है, या व्यक्ति समूह है, या क्षेत्र है? प्रश्न नंबर 109 का उत्तर देने का प्रयास करें। किस आधार पर संगठन का निर्माण उपयोगी रहेगा? व्यावसायिक सेवाओं के विकास की दृष्टि से किस आधार पर संगठन का निर्माण उपयोगी रहता है? प्रश्न नंबर 109 का उत्तर दें भाई।
तो ये प्रक्रिया आधार पर संगठन का निर्माण उपयोगी रहता है। प्रश्न नंबर 109 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 109 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलिए। संगठन के विभागीय रूप की विशेषता नहीं है। संगठन के विभागीय रूप की विशेषता नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या विशेषता नहीं है। संगठन के विभागीय रूप की विशेषता नहीं है। ऑप्शन आ देखें, सरकार का कड़ा वित्तीय एवं बजट नियंत्रण विशेषता है। कार्मिकों पर सरकार के कड़े नियमों और विनियमों का अंकुश, ये भी विशेषता है। कार्मिक आमतौर पर लोक सेवक नहीं होते, ये विशेषता नहीं है। मंत्री द्वारा नीति निर्माण एवं दैनिक प्रशासन की जिम्मेदारी, ये विशेषता है। तो संगठन के विभागीय रूप की विशेषता पहले देख लेते हैं। तो ऑप्शन आ सरकार का कड़ा वित्तीय एवं बजट नियंत्रण विशेषता है। बा कार्मिकों पर सरकार के कड़े नियमों और विनियमों का अंकुश है। द मंत्री द्वारा नीति निर्माण एवं दैनिक प्रशासन की जिम्मेदारी, ये विशेषता है। अब आपसे पूछा जा रहा विशेषता नहीं है, तो ऑप्शन सा ये विशेषता नहीं है। तो प्रश्न नंबर 110 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 111, भारत में राजनीतिक मामलों की समिति, भारत में राजनीतिक मामलों की समिति सूत्र अभिकरण है, ना तो सूत्र अभिकरण है और ना स्टाफ अभिकरण है। सूत्र और स्टाफ का मिश्रण है या स्टाफ अभिकरण है। प्रश्न नंबर 111 का उत्तर दें भाई। भारत में राजनीतिक मामलों की समिति सूत्र अभिकरण है, ना तो सूत्र अभिकरण है और ना स्टाफ अभिकरण है। सूत्र और स्टाफ का मिश्रण है या स्टाफ अभिकरण है। तो प्रश्न नंबर 11 में देखें, भारत में राजनीतिक मामलों की समिति एक स्टाफ अभिकरण है भाई। प्रश्न नंबर 111 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो एक सूत्र अभिकरण है या स्टाफ अभिकरण है, या स्टाफ और सूत्र का मिश्रित रूप है, या ना तो सूत्र अभिकरण है और ना स्टाफ अभिकरण है। प्रश्न नंबर 112 भाई, भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो, तो भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो एक स्टाफ अभिकरण है भाई। प्रश्न नंबर 112 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 113, स्टाफ का कार्य नहीं है। स्टाफ का क्या कार्य नहीं है? सूचना संग्रह कार्य है, परामर्श देना कार्य है, अनुसंधान देना करना कार्य है। पूछ रहा कार्य नहीं, तो आदेश एवं निर्देश देना इसका कार्य स्टाफ का नहीं है। स्टाफ का कार्य है सूचना संग्रहण, परामर्श देना, अनुसंधान करना। इसका स्टाफ का कार्य नहीं है आदेश और निर्देश देना। तो प्रश्न नंबर 113 का ऑप्शन द आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 114, व्हाइट हाउस कार्यालय किस देश का स्टाफ उपकरण है? व्हाइट हाउस कार्यालय किस देश का स्टाफ उपकरण है? ये फ्रांस का है, या इंग्लैंड का है, या संयुक्त राज्य अमेरिका का है, या जापान का है? प्रश्न नंबर 114, व्हाइट हाउस कार्यालय किस देश का स्टाफ उपकरण है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका का स्टाफ उपकरण। प्रश्न नंबर 114 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 115,
कोष विभाग किस देश का स्टाफ उपकरण है? कोष विभाग किस देश का स्टाफ उपकरण है? अमेरिका का है, या जापान का, या ब्रिटेन का, या स्विट्जरलैंड का? कोष विभाग किस देश का स्टाफ उपकरण है? अमेरिका, जापान, ब्रिटेन या स्विट्जरलैंड का? तो हम आपको बताते हैं कोष विभाग ब्रिटेन देश का स्टाफ उपकरण है। प्रश्न नंबर 115 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 115 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में होते हैं, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में एक चेयरमैन और 6 सदस्य होते हैं, या एक चेयरमैन और 5 सदस्य होते हैं, एक चेयरमैन और 3 सदस्य होते हैं, या एक चेयरमैन और 2 सदस्य होते हैं? प्रश्न नंबर 116, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में कितने सदस्य या चेयरमैन होते हैं? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में एक चेयरमैन और 5 सदस्य होते हैं। एक चेयरमैन और 5 सदस्य। प्रश्न नंबर 116 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 117, भारत में राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत, भारत में राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आए हुए राज्य के लिए बजट कौन बनाता है? आपसे पूछा जा रहा, भारत के जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है उस राज्य का बजट कौन बनाता है, ये आपसे पूछा जा रहा। प्रश्न नंबर 117 का उत्तर देने का प्रयास करें। भारत में राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आए हुए राज्य के लिए बजट कौन बनाता है? ये राष्ट्रपति बनाता है, या गृह मंत्रालय बनाता है, या वित्त मंत्रालय में बजट प्रभाग बनाता है, या राज्यपाल बनाता है? तो भारत में राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आए हुए राज्य के लिए बजट वित्त मंत्रालय में बजट प्रभाग बनाता है। वित्त मंत्रालय में बजट प्रभाग बनाता है। प्रश्न नंबर 117 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 118, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का संबंध वित्त मंत्रालय के किस विभाग से है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का संबंध वित्त मंत्रालय के किस विभाग से है? ये व्यय विभाग से है, या आर्थिक कार्य विभाग से है, या राजस्व विभाग से है, या कंपनी कार्य विभाग से है? प्रश्न नंबर 118 का उत्तर देने का प्रयास करें। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का संबंध वित्त मंत्रालय के किस विभाग से है? व्यय विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, राजस्व विभाग, या कंपनी कार्य विभाग? प्रश्न नंबर 118 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का संबंध वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग से है भाई, राजस्व विभाग से। प्रश्न नंबर 118 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। एक चिकित्सक किस श्रेणी में रखा जाता है? एक चिकित्सक किस श्रेणी में रखा जाता है? तो सामान्य स्टाफ की श्रेणी में, या तकनीकी स्टाफ की श्रेणी में, या सहायक स्टाफ की श्रेणी में, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो एक चिकित्सक को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसको रखा जाता है भाई तकनीकी स्टाफ में। प्रश्न नंबर 119 का ऑप्शन बा आपका सही उत्तर होगा।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 120। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय के किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय के किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? तो आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, या व्यय विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, या राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, या उपर्युक्त में से किसी के अंतर्गत कार्य नहीं करता? तो प्रश्न नंबर 120 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय के किस विभाग के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्य करता है भाई। प्रश्न नंबर 120 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 121। प्रश्न नंबर 121। यदि किसी राज्य में राष्ट्र शासन लागू हो तो उसके लिए बजट निर्माण का कार्य कौन करता है? यदि किसी राज्य में राष्ट्र शासन लागू हो तो उसके लिए बजट निर्माण का कार्य कौन करता है? अभी ऐसा प्रश्न आपके सामने आ गया था। तो कौन करेगा भाई? ये आर्थिक कार्य विभाग करेगा, या व्यय विभाग करेगा, या राजस्व विभाग करेगा, या राज्य का वित्त सचिव करेगा? तो जिस राज्य में राष्ट्र शासन लागू होगा उस राज्य का बजट का निर्माण करेगा आर्थिक कार्य विभाग। प्रश्न नंबर 121 का ऑप्शन आ आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 122। निम्नलिखित इकाई एक विश्वविद्यालय में लाइन इकाई है। निम्नलिखित इकाई एक विश्वविद्यालय में लाइन इकाई है। तो आपको बताना है कौन सा है? शिक्षण विभाग, लेखा विभाग, परीक्षा विभाग, या पुस्तकालय? निम्नलिखित इकाई एक विश्वविद्यालय में लाइन इकाई है। तो लाइन इकाई क्या है? शिक्षण विभाग। प्रश्न नंबर 122 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। विश्वविद्यालय में लाइन विभाग कौन सा है? शिक्षण विभाग। प्रश्न नंबर 123। लाइन इकाई का कार्य नहीं है। लाइन इकाई का कार्य नहीं है तो निर्णय लेना कार्य है, आदेश जारी करना कार्य है, आंकड़े इकट्ठा करना कार्य नहीं है, निर्देशन और समादेशन कार्य है। आपसे पूछा जा रहा कार्य नहीं है तो ऑप्शन आ बा दा कार्य है। आंकड़े इकट्ठित करना कार्य नहीं है तो प्रश्न नंबर 123 का ऑप्शन सा आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 124। बजट ब्यूरो किस देश का स्टाफ उपकरण है? बजट ब्यूरो किस देश का स्टाफ उपकरण है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है, या भारत का, या फ्रांस का, या इंग्लैंड का? प्रश्न नंबर 124 का उत्तर दें भाई। बजट ब्यूरो किस देश का स्टाफ उपकरण है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है, या भारत का है, या फ्रांस का है, या इंग्लैंड का है? प्रश्न नंबर 124 का उत्तर दे भाई। और सेशन को देखने के साथ साथ शेयर भी करते रहें। लाइक और कमेंट करना ना भूलें। कोई प्रश्न का उत्तर आपको अगर चाहिए तो कमेंट के माध्यम से उस प्रश्न का उत्तर आप जान सकते हैं। और सेशन को दोस्तों के बीच जो प्रतियोगी भाई हैं, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनसे आप उनके पास शेयर करें सेशन को, और उनसे कहें कि इस चैनल को
सब्सक्राइब कर लें ताकि उनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। और इस तैयारी से परीक्षा हाल में जो कठिन से कठिन प्रश्न छोड़कर हम लोग चले आते हैं, उन प्रश्नों पर पहले मैं ध्यान दे रहा हूं। उन प्रश्नों को, जो कठिन से कठिन प्रश्न हैं जिसपे परीक्षा विभाग में हम मात खा जाते हैं, उन प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं। उसके बाद रिवीजन क्लास में जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं पहले के दिनों में किसी भी राज्य में किसी भी बोर्ड द्वारा, उन प्रश्नों को लेकर आएंगे। उन प्रश्नों का संग्रह बनाकर आपके सामने पेश करेंगे और उनका व्याख्यात्मक हल भी आपको देंगे। उनकी व्याख्या भी विधिवत करेंगे। पर अभी जिन प्रश्नों के वजह से हम नियुक्ति पत्र पाने में असफल हो जाते हैं, उन प्रश्नों को लेकर चल रहे हैं। इन प्रश्नों को आप 1 बार 2 बार 3 बार देखें, जब तक पेपर नहीं हो जा रहा था, जब तक पेपर नहीं हो जाता, आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता है, तब तक ऐसे कठिन सेशनों को आप देखते रहें। आपका लक्ष्य होना चाहिए सफलता, वो सफलता मिलेगी ऐसे कठिन प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करके। तो चलिए भाई, प्रश्न नंबर 124, बजट ब्यूरो किस देश का स्टाफ उपकरण है? तो प्रश्न नंबर 124, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का स्टाफ उपकरण है भाई। संयुक्त राज्य अमेरिका का स्टाफ उपकरण है। प्रश्न नंबर 124 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 125 और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। सामान्य स्टाफ का कार्य करता है। सामान्य स्टाफ का कार्य करता है कैबिनेट सचिव या वैज्ञानिक सलाहकार या आर्थिक सलाहकार या सांख्यिकीय अधिकारी। सामान्य स्टाफ का कार्य कौन करता है, ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 125, तो सामान्य स्टाफ का कार्य करता है कैबिनेट सचिव। प्रश्न नंबर 125 का ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। इस सेशन के लास्ट प्रश्न के साथ, आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ हम इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।